बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल हमने आप लोगों को ईरान और अमेरिका युद्ध के बारे में बताया। बच्चों, इसके पहले हमने आपको आपके लेसन में, आपके पाठ में राजपूत राजाओं जो 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में राज्य किए, उनके बारे में भी कुछ बताया। अब आज देखिए, उस समय में साहित्य की बहुत ही प्रगति हुई। दक्षिण भारत के राजा जो थे वो शिक्षा और साहित्य के बहुत ही प्रेमी थे। अतः दक्षिण भारत में संस्कृत, तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाएं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में थे। कंबन द्वारा लिखी गई रामायणम जैसे तुलसी की रामायण है, रामचरितमानस उसी की तरह दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। बच्चों, आज के दक्षिण भारत के शासकों के 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के राजाओं के आय के स्रोत और व्यापार व कृषि की क्या हालत थी। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता है। ये अपने इन प्राकृतिक साधनों एवं व्यापार से बहुत ही लाभ उठाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया से इनके अच्छे व्यापारिक संबंध भी हैं। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ दूसरी और मलय द्वीप के साथ तथा वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था। क्या था? महाबलीपुरम, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ना की उपज होती थी। दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क था। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप समूह, मलाया तथा मलाया द्वीप के समूहों में अपने संपर्क बनाए हुए थे। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में भी गए, जहां उन्होंने अपनी बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुँचे।
विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित हो भारतीय विचार, भारतीय कला, भारतीय रीति रिवाज को अपनाते गए। इसी प्रकार पल्लव के पल्लवों ने सुमात्रा में भी अपनी बस्तियां बनाई। कहाँ अपनी बस्तियां स्थापित की? सुमात्रा में, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अब जैसे जिसे कंबोडिया कहते हैं, और चंपा जिसके शासक शैव थे। इन्होंने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए, जिससे भारतीय कला, भारतीय साहित्य एवं भारतीय भाषा का भी विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहाँ के स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोकनाट्यम खेलती है। यानी रामायण के आधार पर वह नाटक खेलती है। इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई संस्कृत शब्द प्राप्त होते हैं। अब हम आगे देखते हैं अंकोर वाट का मंदिर। यह मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत की कहानियाँ उभारी गई हैं और उसकी मूर्तियाँ भी अंकित हैं। देखिए उस समय में कला की दक्षिण भारत में क्या उन्नति थी। अद्भुत बात यह है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं अपितु बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? बोरोबुदुर, जो इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर में। वह भारत में नहीं है, इंडोनेशिया में है। बच्चों, इस तरह से हम लोगों की संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ और इसका विकास हुआ। जैसे कि हम इस चैनल को जहाँ से भी देख रहे हैं, देखते रहिए। बच्चों, ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यह प्रमुख परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। बस आज इतना ही। कल आप लोगों को कोई कहानी अवश्य सुनाएंगे। धन्यवाद।